हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में एपी के बारे में। एपी में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन 1 to 5 तक हमने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया था। हमने तरीका बताया था कैसे हम सॉल्व करेंगे। आज बात करते हैं क्वेश्चन 6 to 18। ठीक है, बाकी 19, 20 जो वर्ड प्रॉब्लम है, हम इसको वर्ड प्रॉब्लम को सारे एक साथ करेंगे, जैसे हमने आपको 5.1 का वर्ड प्रॉब्लम छुड़वाया था। फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप? तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम साथ में करेंगे, इससे वर्ड प्रॉब्लम जब साथ में रहेगा तो हम काफ़ी अच्छे से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की एक्सरसाइज 5.2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा क्या है। लिखा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। हमको ये चेक करना है कि क्या -150 जो है वो इस एपी का टर्म है या नहीं। ठीक है, तो क्या तरीका रहेगा, सॉल्व तो करेंगे, पहले तरीका समझिए क्या तरीका है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। लिखा है कि विच टर्म ऑफ एपी इज दिस। इसका मतलब कि कौन सा टर्म एपी का 78 है, या हम बोलें कि क्या 150 इस एपी के टर्म्स है। तरीका है वही, बस डिफरेंस क्या है कि अगर 150 एपी का टर्म होगा, ठीक है, एपी का अगर टर्म होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स को हम दिखाते हैं एन से। एक बात जानिए, देखिए कोई भी टर्म्स अगर एपी का होगा तो वो टर्म या तो फर्स्ट टर्म होगा, या तो सेकेंड टर्म होगा, या तो थर्ड टर्म होगा। इस टाइप से कोई टर्म होगा। मतलब हम ये नहीं पूछ सकते कि -15वां टर्म होगा। अगर टर्म है, अगर जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या है, 150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। अगर 150 इस एपी का टर्म होगा, अगर टर्म होगा तो या तो होगा मतलब 15वां होगा, 20वां होगा, 25वां। कभी माइनस में तो नहीं हो सकता, नेगेटिव में टर्म तो नहीं हो सकता। या हम बोल सकते हैं कि ये 32वां टर्म होगा, ऐसा तो बोल नहीं सकते। या हम बोलेंगे नहीं, ये 35 होल 4/5वां टर्म होगा। तो हमें एक बात समझ में आता है, अगर कोई भी नंबर किसी भी एपी का टर्म है, मतलब ये नंबर इस एपी में कहीं आता है, बेशक वो 25वें पे है, 30वें पे है, 35वें पे है, तो वो एक नेचुरल नंबर रहेगा। मतलब वो नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेगा, एक नेचुरल नंबर को शो करेगा। या तो फर्स्ट वाला टर्म होगा, या सेकेंड, या थर्ड, या 15th, या 32, या 35th। लेकिन कभी नेगेटिव वाला टर्म्स नहीं हो सकता, या कभी फ्रैक्शन टर्म्स नहीं। हम ये नहीं बोल सकते 12.5वां टर्म है। जो 150 टर्म हो वो 12.5वां है, 18.5वां है, या फिर 25वां है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। अगर कोई भी अगर टर्म होगा किसी भी एपी का, तो या तो वो 10वां होगा, 15वां, 16वां, मतलब एक पूरे का पूरा वो नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर है। वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, और ना ही वो क्या हो सकता है, नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या -150 इस एपी का टर्म्स है। तो आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो हम लिखेंगे गिवन हमें क्या क्या दिया है, लिख लेंगे। गिवन एपी क्या दिया है, जो एपी दिया है इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 11 है। एंड कॉमन डिफरेंस लगा, तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना है, A2 - A1, मतलब 8 माइनस का 11, ये कितना आ जाएगा, -3। हमें ए मिल चुका है और डी मिल चुका है, दो चीज़ें हमारे पास पता है। हमसे कह रहा चेक करो कि क्या 150 इस एपी का टर्म है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि चलो कि ये इसका टर्म है। लेट कर देते हैं, लेट द nth टर्म ऑफ द एपी इज एपी, मतलब गिवन एपी की बात हो रही है, इज -150। हम ऐसा मान लेते हैं कि चलो -150 क्या है, इस एपी का nthवां टर्म है। मतलब दैट इज हम ये लिख सकते हैं कि nth टर्म मतलब an, ये कितना है, -150, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं वी नो an इजकल टू क्या होता है, a + n - 1d। अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती है, मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 25, 27, कुछ भी आ जाए, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आने चाहिए और निगेटिव नहीं आने चाहिए। अगर इस n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती है, तो जो वैल्यू आएगी, सपोज 51 आ गया, तो ये 51वां टर्म होगा।
मतलब बोल सकते 51st टर्म। अगर मान लीजिए 45 आएगा तो हम बोलेंगे 45th टर्म हो गया। तो आइए देखते हैं कि क्या मिलता है हमको। ए एन कितना है, माइनस का 150 इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 11 है, प्लस एन माइनस 1, डी कितना है हमारे पास माइनस का 3 है। कैलकुलेशन बड़े आसानी से सॉल्व करना है आराम से, वरना गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। -150 लिख दिया हमने, इज इक्वल टू इधर 11 है प्लस का। देखो ध्यान दो बात को, ये निगेटिव जो है ये एन इस एन से मल्टीप्लाई, -3 से अगर एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3n। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, माइनस का 3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। -150 इज इक्वल टू 11 तो है हमारे पास, ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस का 3n और प्लस का 3, क्योंकि प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ध्यान से, हम लिख सकते हैं -50 इज इक्वल टू 11 और 3, ये हो जाएगा 14, माइनस का 3n, नंबर एक साइड ट्रांसफर कर देते हैं, इस 14 को ट्रांसफर कर देते हैं तो माइनस का 150 तो था ही, 14 भीतर चला जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, इजिकल टू माइनस का 3n बचेगा। समझ आ रहा बात? इसको अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस का 164 इजिकल टू माइनस का 3n आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, इसको हम सीधा कर लेते हैं, लिख लेते हैं 3n इजिकल टू 164, ठीक है, 3n इजिकल टू 164 लिख लिया। n कितना हो जाएगा 164/3। अब अगर 3 से इसको डिवाइड करो तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब n की वैल्यू एक फ्रैक्शन आ रही है। ठीक यही मैं आपको समझा रहा था कि अगर किसी भी एपी का कोई भी टर्म अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब जैसे पूछा ना चेक वेदर दिस इज द टर्म ऑफ दिस एपी, अगर ये एपी का टर्म होता तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आती, लेकिन n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब लिख देंगे, एक सेंटेंस लिख देंगे कि n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर नहीं है। लिख देंगे हियर वी हैव n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, therefore -150 is not a term of the given AP। बात समझ पा रहे हो? पूछा था हमसे कि क्या 150 माइनस का इसका टर्म है, तो हमने एक बार मान लिया था चलो ये nthवां टर्म है, ठीक, बट n की वैल्यू हम फ्रैक्शन में आ गया, मतलब n की वैल्यू फ्रैक्शन में आना ही ये शो कर रहा है कि -150 इस एपी का टर्म नहीं है। अगर -150 इस एपी का टर्म होता, ठीक है, तो n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती, जैसे 1 2 3 4 10 कुछ भी होता, मतलब पॉजिटिव आता, फ्रैक्शन में ना आता ना निगेटिव आता, लेकिन फ्रैक्शन में आने का मतलब है कि 150 इस एपी का टर्म नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट हमने देख लिया कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। बस इतना आप जानिए, अगर हम इसको एक वर्ड में बोले या एक सेंटेंस में बोले, तो अगर कोई भी नंबर किसी भी एपी का टर्म होगा तो n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आएगी। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है या नेगेटिव नंबर आ रही है, तो मतलब जिसको हम चेक कर रहे हैं वो उस गिवन एपी का टर्म नहीं होगा। बस सिंपल सा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट चूंकि थोड़ा अलग था इसलिए इंपॉर्टेंट में आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारे पास, ध्यान समझिएगा बात को। लिखा फाइंड द 31st टर्म, फाइंड करना है द 31st टर्म, कि 31st टर्म क्या होगा ऑफ एन एपी, किसी एक एपी का, हुज 11th टर्म इज 38, जिसका 11th टर्म 38 है, एंड 16th टर्म इज 73। समझिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप किसी एपी का 31st टर्म निकालिए, अगर उस एपी का 11th टर्म 38 है एंड 16th टर्म 73 है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा देखने को। ठीक है, तो देखो प्रोसीजर क्या हम कैसे करते हैं। सबसे पहले जो गिवन उसे लिखते हैं, सॉल्यूशन हम लिख लेंगे, हमें गिवन है, गिवन क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, ये तो हमें निकालना है। गिवन क्या है,
हुज 11th टर्म इज 38, 11th टर्म 38। 11 टर्म को हम कैसे दिखाते हैं, A11 लिखते हैं ऐसे, A11। अगर जो भी टर्म दिखाना होगा ए लिख के उसके सफिक्स में लिख देते हैं। मतलब 11 टर्म कितना हमारे पास है, 38 ऐसा बोला है, ठीक है। एंड 16th टर्म कितना है, 73। लिखेंगे A16 कितना है हमारे पास, 73। ये सफिक्स में है, 16 माइनस मत कर दें इसमें, ठीक है, ये सफिक्स में। तो 11th टर्म 38 गिवन है और 16th टर्म 73 गिवन है, लिख लिया हमने जो गिवन था। अब ऐसे तो कुछ सॉल्व हो नहीं पा रहा है, हमको 31st टर्म कैसे बताएंगे। कोई भी टर्म बताने के लिए हमारे पास ए और डी होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो होना चाहिए। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। 11 टर्म को हम क्या ले सकते हैं, ए प्लस, हाँ बिल्कुल 10d, हमने बताया था जोन सा टर्म निकालना हो उससे कम डी होता है, इक्वल टू 38। अब इसके आगे कोई वैल्यू निकल नहीं सकता, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरीके से इसको ओपन करते हैं, तो a प्लस क्या लिख सकते हैं 16 को, 15d, हाँ क्योंकि जो सा टर्म निकालना है उससे एक कम डी, ए तो सब में कॉमन होता है, ठीक है, इक्वल टू 73। इक्वेशन 2 हो गया। अब आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं कि कैसे हम दो इक्वेशन, दो अननोन को सॉल्व करते हैं, तो लगा दीजिए इसमें एलिमिनेशन मेथड। लिखते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं पहले a प्लस 10d इक्वल टू 38 है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या है, a प्लस 15d इक्वल टू 73। क्लियर है बात। अब जब हम सॉल्व करने पे आते हैं, आप देखिए ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड है, तो देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी इक्वल है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में से, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, साइन चेंज होता है, अगर यहाँ निगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाता, तो ए तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, देखो 10d है प्लस का, माइनस का 15d है, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5d बच जाएगा, माइनस का 5d इक्वल टू, अब देखो माइनस का 73 है प्लस का 38 है, जिसको सॉल्व करेंगे तो 13 में से 8 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 6 में से 3 गया तो 3, और नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव बड़ा है, माइनस का 35 आ जाएगा। बस समझ पा रहे हैं। तो हमारे पास डी कितना आ जाएगा, -35 तो है ही, आप माइनस माइनस काट भी सकते हैं, या फिर ऐसे लेके आइए, -5 नीचे आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आ जाता है। बस समझ पा रहे हैं, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाता है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ये बात समझ में आ रहा है आपको, डी की वैल्यू निकल चुकी है 7। अब डी की वैल्यू आ गई है, तो अब इस डी की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या इक्वेशन सेकेंड में रखिए, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम फर्स्ट में रख देते हैं, लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखो, तो a प्लस 10 इंटू डी के प्लेस पे मैं क्या रखूँगा 7 इक्वल टू 38 है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस ये हो जाएगा 70 इक्वल टू 38, नंबर को नंबर साथ ट्रांसफर कर देंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 70, समझिएगा बात को। तो हमारे पास a कितना आ जाएगा फाइनली, माइनस का 40, कितना आ जाएगा, माइनस का 40, हमारे पास a निकल चुका, ठीक है। अगर मेरे पास a है, मेरे पास d है, तो आप कोई भी टर्म पूछे मैं कोई टर्म बता दूंगा, हमको निकालना क्या था, फाइंड द 31st टर्म। अब 31st टर्म निकालते हैं। देखिए हमें पता है कि d कितना है, d है 7 और a कितना है माइनस का 40, हमको निकालना क्या है 31st टर्म, लिखेंगे नाउ 31st मतलब a30, a30 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस, हाँ बिल्कुल 29d, तो a30 मतलब 31st टर्म निकालना है ना, तो a31st, हमको 31st टर्म निकालना है, देखिए यहाँ पे 31st टर्म, तो a31st लिखेंगे तो a प्लस 30d हो जाएगा, तो a31st हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 40 और प्लस का 30 इंटू डी कितना है 7,
सॉल्व कर देते हैं, -40 हो गया, प्लस का 7 3 21, ये हो जाएगा 210। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 170। मतलब कि जो 31st टर्म आएगा वो 170 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं? तो बस ये क्वेश्चन था, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर दिया। तो 6 भी सॉल्व कर, 7 सॉल्व कर लिया। अभी हम 8 सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पहले 9th बता रहे हैं, क्योंकि 7th तरफ सेम कंसेप्ट 9 का है। 9 के बाद हम 10 सॉल्व करेंगे, 10 के बाद हम 8 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा है। इफ द थर्ड टर्म ऑफ द, बोला है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। बोला कि थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP 4 and -8, मतलब थर्ड टर्म दिया है 4 और 9th टर्म कितना दिया है, -8। विच टर्म ऑफ AP इज 0। तो AP का कौन सा टर्म 0 होगा, बात समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन पर लिख लेते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया है। लिखा है इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द AP, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब जो फर्स्ट बोला गया वो फर्स्ट वाला है, जो सेकेंड टाइम बोला गया वो सेकेंड वाला है। उस पर बोला है कि विच टर्म ऑफ AP इज 0, मतलब उस AP का, जिस AP का थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म -8 है, उसका कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक, तो पहले देखते हैं जो गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लिखते हैं गिवन, सोल्यूशन लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब A3 इज इक्वल टू, थर्ड टर्म कितना दिया 4 एंड 9th टर्म कितना दिया है, 9 टर्म ऑफ AP -8। ये बात समझ में आ रही है? अभी हम सीखे हैं कि इसको हम कैसे ओपन करते हैं थर्ड टर्म को। A प्लस, हाँ, जितना जोन सा टर्म निकालना है उससे कम D इज इक्वल टू 4, ठीक। और उसी तरीके इसको ओपन करेंगे, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। ये बात समझ में आती है आपको? अब देखो ध्यान से, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए जैसे पिछली बार भी किया था। लिखेंगे सॉल्विंग, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लिख दो A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 है और A प्लस 8D इज इक्वल टू -8 है। सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने देख रहे हैं कि A ऑलरेडी इक्वल है, सेपरेट कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, जो माइनस हो प्लस हो जाएगा। A तो कैंसिल हो गया, ठीक है, आप एलिमिनेशन मेथड जानते हैं। -8D में से 2D निकाल दूंगा तो माइनस का 6D बचेगा। -8 प्लस 2 मतलब -6D बचेगा, इज इक्वल टू 8 प्लस का और 4 प्लस का तो 12 हो जाएगा। मतलब D कितना आ जाएगा, 12/-6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब D हमारे पास कितना आ जाएगा, -2। देखो -2, D कितना आ जाएगा, -2। ये बात क्लियर हो रहा है आपको? अगर हमारे पास D -2 आ चुका है, इस D की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखिए या 2 में रखिए तो आपको A मिल जाएगा। लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A प्लस 2 इंटू D के प्लेस पे मैं रख रहा हूँ -2, सही है, इज इक्वल टू 4 तो रख दिया। इसको सॉल्व करता हूँ। A प्लस का, देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पहली बात प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू, ये 4 तो है, ये -4 ट्रांसफर करूँगा तो +4 हो जाएगा। इट मीन्स A कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास D भी आ चुका है और हमारे पास A भी आ चुका है और कुछ नहीं चाहिए हमको। अगर हमारे पास A और D मिल गया, हम कोई सा भी टर्म्स निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है, ध्यान देंगे आप बात को। तो पूछा है विच टर्म ऑफ AP 0, विच टर्म वाला क्वेश्चन आ गया, बात समझिएगा। क्या ये बिल्कुल क्वेश्चन में 4 नहीं बन गया, विच टर्म ऑफ AP जितना हमने बताया था इसका कंसेप्ट।
तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं बन गया है विच टर्म, तो हम मानते हैं लेट nth टर्म, ऐसा मान लेते हैं ना। वही बोला है कि पहले तो हमने जो दिया था वो हमने उससे ए और डी निकाल लिया। अब पूछा है विच टर्म ऑफ एपी जीरो, एपी का कौन सा टर्म जीरो है। तो विच टर्म जैसे बोले तो हम मान लेते हैं कि लेट nth टर्म भी जीरो। देखिए बोला ना विच टर्म ऑफ एपी जीरो, हमें पता तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि लेट nth टर्म भी जीरो। तो लिखते हैं आगे, देखिए क्या लिखते हैं, लेट, लिखेंगे नाउ लेट nth टर्म बी जीरो, nth टर्म ऑफ दिस एपी बी जीरो, मतलब an क्या है, जीरो है। अब an को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको ओपन कैसे करते हैं, an को हम लिखते हैं a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू जीरो। an की वैल्यू तो ये होता है। अब सबकी वैल्यू रखो, हमारे पास a है ना, हमारे पास a कितना है 8 रख दिया, प्लस का n माइनस वन, डी कितना है माइनस का 2 रख दिया इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 8 तो है ही, माइनस 2 का मल्टीप्लाई n में करूंगा, या तो देखो प्लस को पहले रहने दो, पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 का n में करूंगा तो माइनस का 2n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ध्यान देना बात को, इस माइनस 2 को मल्टीप्लाई n में किया तो माइनस 2n आ गया, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस 2 का 1 में किया तो 2 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 8 ब्रैकेट खोलता हूँ तो माइनस का 2n हो जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर निगेटिव होता तो सब साइन चेंज हो जाता। अब देखो 8 और 2 10 हो जाएगा, मतलब माइनस 2n और प्लस का 10 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस का 2n इज इक्वल टू 10 ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2n इज इक्वल टू 10 मीन्स n इज इक्वल टू 10 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 मीन्स n की वैल्यू 5 आ गया। इसका मतलब ये है कि फिफ्थ टर्म जो आएगा वो क्या होगा, जीरो। देयरफॉर जो हमारा फिफ्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन एपी इज जीरो। बात समझ में आ रहा है ना, रिपीट कर दे रहा हूँ मैं एक बार। हमको पूछा था थर्ड टर्म जो है 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है, तो विच टर्म, कौन सा टर्म जीरो होगा, जो हमें गिवन था हमने उससे ए और डी निकाल लिया। अब जब विच टर्म वाला क्वेश्चन आता है तो हम मान लेते हैं कि लेट nth टर्म जो है वो जीरो है, मतलब an जीरो होगा। an को हमने एक्सप्रेस करके वैल्यू रखा, कैलकुलेट किया तो हमें n 5 मिल गया, मतलब n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, मतलब फिफ्थवा टर्म क्या होगा हमारा, वो जीरो होगा। कितना सिंपल है। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। जो 17 टर्म है एपी का वो 10 टर्म से एक्सीड किया है 7, मतलब 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन को आप समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। देखा क्या है, देखिए बारीकी समझिए क्वेश्चन को। द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म, मतलब जो एपी का 17th टर्म है, एक्सीड मतलब वो ज्यादा है, किससे, 10th टर्म से, कितना, बाई 7, मतलब 17th टर्म किसी एपी का वो ज्यादा है 10th टर्म से, कितना ज्यादा है, 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं सोल्यूशन। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि 17th टर्म ऑफ एपी, 17 टर्म को कैसे दिखाएंगे हम किसी भी एपी के 17th टर्म को कैसे दिखाएंगे, A17, गिवन कंडीशन लिख दो यहाँ पे, गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दिया है कि 17th टर्म ऑफ एपी, जो एपी का 17 टर्म है, इज, ये है, द 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इस 10 टर्म बाई 7, जो एपी का 17 टर्म है ये ज्यादा है, ज्यादा मतलब प्लस है, कितना ज्यादा है, 7, किससे ज्यादा है, 10th टर्म से, तो A10। देखो ये पूरा जो लैंग्वेज यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा है उसका ये निचोड़ है, लिखा है द 17 टर्म एपी, जो एपी का 17 टर्म है वो एक्सीड्स है, मतलब ज्यादा है, इट्स 10 टर्म बाई 7, 7 ज्यादा है उसके 10th टर्म से। तो ऐसे बनता है कहानी, जब भी आपको ऐसा कहीं कंडीशन दिखे तो आप ऐसे बनाएंगे।
17 टर्म, 7 एक्सीड है किससे? 10th टर्म से। बात समझे? तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? बस इसको ओपन कर दो, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ओपन करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, a प्लस 16d। जो सा टर्म निकालना हो उससे एक कम डी होता है। इसको क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही बात, आप लोग तुरंत बात को पकड़ लेते हैं। a प्लस 9d हो जाएगा। प्लस 7 रहने दो। देखो a और a कैंसिल, इक्वल के इस साइड लेफ्ट और राइट में अगर सेम नंबर हो तो कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ से देखो 16d यहाँ पे था, मैं 9d को इधर बुला लूंगा तो निगेटिव का 9d हो जाएगा, इक्वल टू 7 तो है ही। 16d इधर था, इक्वल के इधर 9d था, मैंने ट्रांसफर कर लिया, डी एक साइड ले लिया तो प्लस था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू इधर केवल 7 बचा है तो ये हो जाएगा 7d। 16 में से 9 निकालोगे 7d इक्वल टू 7, मीन्स d इक्वल टू 7/7 बोले तो 1। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यही तो है, लिख देंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1, आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, बस समझना यहाँ पे है। बोला 17 टर्म ऑफ एपी, एपी का 17 टर्म एक्सीड्स है, मतलब ज्यादा है 10 टर्म से। कितना? बाई 7। 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज्यादा है, तो ऐसे लिख देंगे। बात समझ रहे बात को? बस उसको ओपन करके सॉल्व कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए मैंने आपसे बोला था कि 7 के बाद हम कवर करेंगे 9, फिर 10, उसके बाद 8 में आएंगे। तो 8 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को। 8 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। मैंने पहले 7 के बाद 9, 10 इसलिए बताया कि इनका कंसेप्ट बिल्कुल एक ही जैसा था। क्वेश्चन में 8 समझिएगा, 8 थोड़ा सा अलग टाइप में है ये भी सेम ही, लेकिन बस 8 को कंसेप्ट आप समझिएगा। अब मैं एक क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ। लिखा क्या है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। किसी एपी में 50 टर्म्स है, मतलब एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया है? एन दिया है 50 टर्म्स। विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड 12 टर्म्स क्या है? 12 है, जिसका तीसरा टर्म 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106, उसका लास्ट टर्म मतलब an 106 है। फाइंड द 29th टर्म। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पहले इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ आपको। देखिए हमारे पास क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, किसी एपी के पास 50 टर्म्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया है? 50। ऑफ विच, जिसका थर्ड टर्म इज 12, उस एपी का थर्ड टर्म कितना है? 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29 टर्म्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले जो जो गिवन उसको लिख लेते हैं सोल्यूशन। हमें गिवन क्या है? लिखा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो 50 टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है। नंबर ऑफ टर्म्स को हम एन से दिखाते हैं। गिवन है एन इक्वल टू 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। इसका थर्ड टर्म मतलब A3, थर्ड टर्म मतलब A3। A3 कितना दिया? 12 दिया है। एंड लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म जो दिया है an। लास्ट टर्म जो होता है, हमने बताया था आपको, लास्ट टर्म को an बोलते हैं। an कितना दिया है? 106। हमें n पता है, हमें A3 पता है, हमें an भी पता है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द 29 टर्म। 29th टर्म क्या होगा? तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। अब हमें ये इतना गिवन है, हमें 29 टर्म निकालना है। कोई सा भी टर्म्स निकालना हो, हमें a और d पता होना चाहिए। बट यहाँ से तो a d दिख नहीं रहा है, तो इसको ओपन करते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d। थर्ड टर्म क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से बन जाएगा। इसको ओपन करते हैं, तो इसको ओपन करते हैं a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू कितना आ जाएगा? 106। हमें पता है n 50 है, तो मैं यहाँ पे n 50 रख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो a प्लस यहाँ पे 50 माइनस 1, चलो लिख देते हैं 50 माइनस 1 d इक्वल टू 106। तो a प्लस 50 में से 1 निकाल देंगे तो 59 d इक्वल टू 106। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, तो आपको a और d मिल जाएगा। जब a d मिल जाएगा तो 29 टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 28d। समझ रहे बात को? तो लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 क्या है हमारे पास? a प्लस
2d इक्वल टू 12 है। दूसरा क्या है, a प्लस 49d इक्वल टू 106 है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 6 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो माइनस साइन चेंज होता है, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 47d, माइनस 49 है, अब प्लस का 2 है तो 47d बच जाएगा। इक्वल टू, इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का ये हो जाएगा 94। अब जब 106 में से 12 को निकालेंगे तो 94 आएगा, नेगेटिव पर नेगेटिव साइन लग जाएगा। देखो माइनस माइनस कैंसिल, डी कितना आ जाएगा हमारे पास 94 अपॉन जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में 47, डिवाइड कर देंगे 47 1 जा 47 2 जा, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। आगे देखिए डी जब 2 आ गई, अब इस डी की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में या 2 में रखिए तो आपको ए मिल जाएगा। हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, छोटा है 1 में रखते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं तो 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है, a प्लस 2 इंटू डी के प्लेस पे मैं 2 रख सकता हूँ बिल्कुल, इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 ट्रांसफर कर दूंगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 8। तो हमें a मिल चुका 8 और d मिल चुका 2। अब जो हमारे पास a है और d है तो हमें निकालना क्या था, फाइंड 29 टर्म, निकाल देते हैं। लेकिन नाउ 29 टर्म मतलब a29 निकालना है हमको, तो a29 होता क्या है, बिल्कुल सही बात है, a प्लस 28d, जो सा टर्म निकालना हो उससे कम डी। a कितना है हमारे पास, देखिए 8 है, प्लस का 28 इंटू डी कितना है हमारे पास 2 है। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, ये तो 8 है ही हमारे पास, प्लस ये हो जाएगा 56, 56 में 8 आप ऐड करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसका मतलब दैट इज a29 मतलब 29 टर्म हमारा क्या जाएगा 60 का 4, आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, देख रहे हैं बात को। तो बात है आपको क्वेश्चन पकड़िए कि दिया क्या है क्वेश्चन में। बोला है कि इसमें 50 टर्म था, उसका थर्ड टर्म 12 था और लास्ट टर्म 106 था। हमने सॉल्व किया बहुत अच्छे तरीके से, हमें ए और डी मिल गया। जब ए डी मिला तो आपको कोई सा भी टर्म पूछे, आप जानते हैं कि जो सा टर्म निकालना हो उससे कम डी रखिए। 29 टर्म पूछा था, 28 डी रखा, सॉल्व किया, आ गया। समझ रहे बात को। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तो सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। लिखा है विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 7, ये जो एपी दिया है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब कि इस एपी का कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा उसके 54th टर्म से। देखो विच टर्म आ गया, मैंने विच टर्म का कंसेप्ट में समझा दिया था। विच टर्म आए तो मतलब मान लेंगे लेट nth टर्म, बात समझ रहे हैं। विच टर्म में हम मान लेंगे लेट nth टर्म क्या है 132 मोर है किससे 54th टर्म से, तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन पर लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ आपको। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 11 लिख चुके हैं हम। देखा विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म की बात आए तो मैं बताया था कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 4 वाला कंसेप्ट आपको याद होगा, नहीं याद है तो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा आप। ठीक है, विच टर्म ऑफ एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। मतलब इस एपी का कौन सा टर्म जो है 132 ज़्यादा होगा इसके 54 टर्म से। हमें वो टर्म्स पता तो है नहीं। ठीक है, तो हम करते क्या है सोल्यूशन में लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म। जब विच टर्म की बात आती है तो हम nth टर्म मानते हैं। लेट nth टर्म ऑफ द एपी दिस, ठीक है, इज लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन 132 मोर देन
इट्स 54th टर्म। हमसे पूछा कि विच टर्म, कौन सा टर्म इस एपी का 132 मोर है उसके 54 टर्म से। हमें पता तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि लेट एन टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। हमने मान लिया कि वो कौन सा टर्म है, वो एन टर्म होगा। ठीक है, मतलब लिख सकते हैं दैट इज एन टर्म मतलब ए एन, दैट इज ए एन क्या होगा, हमारा एन टर्म क्या होगा 132 मोर होगा, मतलब प्लस, मोर मतलब ज्यादा होगा, किससे 54 टर्म मतलब ए 54 से। समझ गए, जो मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिखा उसको इक्वेशन में से लिख दिया। रिपीट कर रहा हूँ मैं, हमने मान लिया, हमसे पूछा विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का कौन सा टर्म 132 मोर होगा उसके 54 टर्म से। हमें पता तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं लेट एन टर्म जो है उस एपी का वो होगा 132 ज्यादा उसके 54 टर्म से। इसको इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एन टर्म है वो क्या है, विल बी 132 मोर, मोर मतलब ऐड होगा, मतलब ज्यादा होगा, किससे, उसके 54 टर्म से। मतलब 54 टर्म में अगर हम 132 और ज्यादा कर दें और मोर कर दें तब हमारा एन टर्म बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। इसको ओपन कर देते हैं। और एक चीज और, ओपन करने से पहले हमारे पास ए क्या है लिख देंगे यहाँ साइड में, गिवन है हमें ए इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, देख लो 3 है। आप पहले इसके पहले भी लिख सकते हैं, आप कहीं भी लिख दीजिए। देखिए ए कितना है 3 है, और कॉमन डिफरेंस डी कितना है 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 बोले तो 12, मतलब डी आपके पास कितना आ गया 12। आपके पास ए और डी पता है, हमको इसको काम आएगा इसलिए हमने लिख लिया। अब ए एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए 54 को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस, हाँ बिल्कुल जौन सा टर्म चाहिए उससे कम डी, मतलब 53 डी प्लस का 132 तो है ही, बात समझ रहे हैं। अब ए की वैल्यू कितनी, 3, यहाँ पे 3 रख सकता हूँ, प्लस का एन माइनस 1, डी कितना है 12, यहाँ पे 12 रख दिया, इजकल टू ए कितना है। अच्छा एक चीज और देखो, ए इधर भी इधर भी, तुम चाहो तो काट सकते हो ऐसे ऐसे डायरेक्ट, नहीं काटना चाहो तो कोई बात नहीं, वैल्यू रख लो। ए की वैल्यू 3 रख दिया, प्लस का 53 इंटू डी कितना है 12 रख दिया यहाँ पे, प्लस का 132। बिल्कुल आराम से समझ समझ के करना है। तो देखो 3 रहने दो यहाँ पे, 12 को मल्टीप्लाई करूँगा एन से तो प्लस का 12 एन हो जाएगा, और 12 को मल्टीप्लाई -1 से करूँगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, इजिकल टू, देखो ये 3 तो है ही, प्लस का इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 3 जा 36, 12 36, 6 3 आता है, 12 25 60 3 63 हो जाएगा 636। ठीक है, बाकी 132 तो है ही। ठीक है, देखो नंबर सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 12n, और देखो ये प्लस का 3 है माइनस का 12 है, मतलब माइनस का 9 मिल जाएगा। इजकल टू, इधर तो सारे नंबर्स हैं, नंबर को इधर को ऐड करेंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं ऐड कर ले रहा हूँ। देखिए हमने ऐड किया तो 771 आ गया। अब ये नंबर है, नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 12n इजकल टू 771 तो है ही, -9 ट्रांसफर हो जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 12n इज इक्वल टू, इसको ऐड करूंगा तो 780 आ जाएगा। ठीक, 71 में 9 80 हो जाएगा, n कितना आ जाएगा 780 अपॉन 12। ठीक है, तो 12 1 जा, ठीक है 12 1 जा 12 हो गया, और 12 6 जा 72 60, तो 12 5 जा 60। ठीक है, तो आ गया n की वैल्यू 65, लिखेंगे n इजकल टू 65। n 65 आने का मतलब है, हमसे क्या पूछा था, विच टर्म्स, हमसे क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी कौन सा टर्म होगा, तो n 65 आ गया, मतलब देयर फोर 65th टर्म ऑफ द गिवन एपी विल बी, क्या दिया था सेंटेंस में लिख दो, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म।
132 more than its 54th टर्म्स। बस यही कहानी है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, देखिए 11 सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी 12 सॉल्व नहीं करेंगे, 13 14 सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इनका देखो 13 14 तो एक ही जैसा कंसेप्ट है। 12 में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी थोड़ा बाद में करते हैं। पहले हम 15 और 16 सॉल्व कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ दिस एंड दिस इक्वल। मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, n की किस वैल्यू के लिए जो हमारा nth टर्म है, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म ये इक्वल होगा, n की किस वैल्यू के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। 15 ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज दिस एंड दिस आर इक्वल। मतलब n की वैल्यू क्या होगी अगर इस एपी का nth टर्म और इस एपी का nth टर्म इक्वल हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है, इसका nth टर्म निकाल लेते हैं और इसका भी nth टर्म निकाल लेते हैं, दोनों की इक्वल कर देते हैं तो n की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए निकालते हैं सॉल्यूशन। देखेंगे गिवन फर्स्ट एपी इज, फर्स्ट एपी क्या है हमारे पास 63, 65 और 67 एंड सेकेंड एपी इज, सेकेंड एपी क्या है 3, 10, 17। इसका nth टर्म निकालो और इसका nth टर्म निकालो, फिर दोनों को इक्वल कर देना, क्योंकि बोला है nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। अगर दोनों nth टर्म इक्वल हो जाए तो n की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं इसका nth टर्म निकालते हैं। तो पहले गिवन क्या क्या हमारे पास, हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि गिव हियर इस एपी के लिए a कितना 63 है और d कितना है हमारे पास 65 माइनस 63, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 2 आ गया। d कितना आ गया 2, तो हमको d मिल चुका है 2 और ये 63 है। तो लिखेंगे नाउ nth टर्म निकालना है, बोला ना व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ दिस एपी, दोनों एपी के लिए। तो इसका nth टर्म निकालते हैं, लिखते हैं nth टर्म an, इसके nth टर्म को कैपिटल मान लेते हैं an। तो an क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। हम लोग जो स्मॉल an दिखाते तो उसको हमने कैपिटल मान लिया, स्मॉल इसके लिए दिखा देंगे। बात समझ में आ रहा हो। तो यहाँ से a कितना भैया 63 है, प्लस का n पता नहीं है माइनस 1, d कितना है 2 है। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 63 प्लस का ये हो जाएगा 2n माइनस का 2, मल्टीप्लाई कर दिया 63 और माइनस 2 कर दूंगा तो 61 प्लस का 2n हो जाएगा। ये nth टर्म आ गया फर्स्ट एपी का। ऐसे ही सेकेंड के लिए निकालते हैं, सेम कहानी। हियर a कितना है 3 एंड d कितना है 10 माइनस 3, डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं कि नहीं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं। लिखेंगे नाउ nth टर्म इसका निकाल लेते हैं। nth टर्म इसका क्या हो जाएगा an इजकल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो इसके लिए a कितना है 3 है प्लस n माइनस 1, इसके लिए d कितना है 7 है। तो 3 प्लस का 7 को मल्टीप्लाई n में करूँगा तो 7n हो जाएगा और माइनस का 7 हो जाएगा। देखो 3 प्लस का है 7 माइनस का है, तो पहले 7n लिख देता हूँ, फिर नंबर को लिखता हूँ 3 प्लस का और 7 माइनस का, तो माइनस का 4 बचेगा। ये nth टर्म, बात समझ में आई। हमको दोनों का nth टर्म मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि n की क्या वैल्यू होगी अगर nth टर्म ऑफ दिस एपी एंड दिस एपी इक्वल हो जाए। तो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जो एन टर्म इसका है और एन टर्म इसका है इक्वल हो जाए तब एन क्या होगा, तो दोनों को इक्वल कर दिया। अब इसका एन टर्म क्या है 61, चेंज कर लेते हैं 61 प्लस का 2n इक्वल टू इसका एन क्या है 7n माइनस 4, एन एक साइड नंबर एक साइड, तो 2n इधर था ही, 7n को इधर लाऊंगा तो माइनस का 7n हो जाएगा इक्वल टू -4 इधर था ही, 7n इधर चला गया तो -4 ही बचेगा ना, 61 इधर आएगा तो माइनस का 61 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2n प्लस का है 7n माइनस का है, तो माइनस का 5n बचेगा इक्वल टू -61 -4 माइनस का 65, माइनस माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 65/5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो n कितना आ गया 13। मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमसे पूछा था ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए एन टर्म इसका और इसका एन टर्म इक्वल हो जाए, तो हमने इसका एन टर्म निकाला, इसका एन टर्म निकाला और इक्वल किया, तो n की वैल्यू क्या मिल गई 13। तो हम बोल सकते हैं फॉर n इक्वल टू 13